हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर एक दो प्रॉब्लम देखेंगे ऑन बोहर मॉडल ऑफ एटम पे। फेलियर पढ़ेंगे बोहर मॉडल एटम का कि ये फेल क्यों हुआ, और लास्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स है, उस टर्म को आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ग्राउंड स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। किसी भी एटम की, किसी भी आयन की जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है वो क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, द स्टेट ऑफ एटम अदर देन द ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी ऑर्बिट फर्स्ट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी उसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि हीलियम एटम की कितनी हो जाएगी? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, मैंने साइड में लिख रखा है, -13.6 Z²/n²। तो ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू तो कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हीलियम पॉजिटिव 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 13.6 × 4। ठीक है, कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं आयनाइज एनर्जी की। तो आयनाइज एनर्जी क्या होती है कि जैसे सोडियम है, उस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अन्य पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। कहाँ पे जाना है बच्चों? इन्फिनिटी पे जाना है। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी है वो किसकी क्लोज हमारे पास है? ई इन्फिनिटी में से फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट वाली क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इन्फिनिटी पे कितनी एज्यूम की गई थी बच्चों? 0। और ग्राउंड स्टेट पे कितनी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए? -13.6। और 13.6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी पॉजिटिव 13.6। इसी प्रकार हीलियम पॉजिटिव के लिए कितनी हो जाएगी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उसका अगर सिंबल साइन मतलब चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आयनस एनर्जी हो जाएगी। जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उसका साइन चेंज कर दे तो क्या बन जाएगी? आयनस एनर्जी। तो 3 टर्म थी बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, और आयनस एनर्जी क्या होती है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा मैं और क्लियरफाई कर दूं। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है, ये इसका थर्ड ऑर्बिट है। तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। ये वाला जो है आपके पास है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बच्चों। इसको हम क्या बोलेंगे? बाकी सारी क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट होती है, लास्ट वाली लोएस्ट एनर्जी को छोड़कर। तो ये हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये जो बाहर बचेगा, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2। और जब n की वैल्यू 1 होती है उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी फर्स्ट ऑर्बिट को तो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकंड ऑर्बिट को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जो बाहर बचेगा उसको हम बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या होगी कौन सी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तभी आप प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3। तो इस तरह से आपको करना है। तो वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अगर हम बात करें एक्साइटेशन एनर्जी का, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। जब आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे आपके पास है, इसके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाना है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा तो यहाँ आपके पास जम कर ले, तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा पास है? डेल्टा ई आ जाएगा E2 - E1। और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे E2 के कितने बच्चों?
-3.4, फिर माइनस का साइन, इवन की वैल्यू कितनी है -13.6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -34 + 13.6, और इनका सोल्यूशन करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.2। कितना आ जाएगा बच्चों 10.2। इसी प्रकार सेकंड से थर्ड में जा सकता है, या फिर थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, या फर्स्ट से थर्ड में भी जा सकता है। तो ये जो एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एक स्टेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करता है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया। तो अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा ई था वो मेरे पास क्या था E2 - E1 था, और जो ये डेल्टा ई की वैल्यू है वही तो कितनी है मेरे पास है 10.2, और मैं ये जानता हूँ कि ई किसके इक्वल होता है एच इंटू न्यू के बराबर होता है, तो एच न्यू किसके इक्वल हो जाएगा 10.2 के इक्वल हो जाएगा। और मुझे अगर यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा, वेवलेंथ निकालने तो एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में क्या होता है लैम्डा होता है, ये भी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे एच सी अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू 10.2। अब एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे सकता है बच्चों। यहाँ पे देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेंस एनर्जी इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। तो आपको पता है कि जो आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हो तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ मैं पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ई एन इज इक्वल टू क्या होता है -13.6 इंटू जेड स्क्र डिवाइड बाई एन स्क्र। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू तो हो जाएगी 1, और एन की कौन सी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। अभी मैं बता के आया था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं सेकंड ऑर्बिट को बोलते हैं, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट को बोलते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी जो नाम लिखो ना उससे आगे चलना है, जैसे फर्स्ट लिखा है तो 2 लिख देना है, सेकंड लिखा है तो 3 लिख देना है, थर्ड लिखा है तो 4 लिख देना है, याद कर लोगे। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो -13.6 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो 1.5 का है आपका थर्ड, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। बढ़े नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास है आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम N1 इज इक्वल टू N2। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है आयनेशन एंथैल्पी दे रखा है 1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल, और इसमें अगर हम देखें कि ये जो जूल पर मोल है, आपको जूल पर एटम पूछ ले तो आपको पता है एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं एन एटम होते हैं, और एन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों एन की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे यूनिट को देख के देखना है बच्चों, अगर आपके पास मोल लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ बच्चों मोल लगा हुआ है, तो मोल का दे रखा है, एटम लगा तो एटम का, तो हमारे में क्या दे रखा है मोल दे रखा था, तो हमें तो मोल ही आगे पूछा है, आगे भी आंसर किस में है मोल में, तो फिर हम एटम में क्यों निकालेंगे। पर मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, अगर यहाँ पे आंसर को चेक कर लेना पहले कि एटम में है तो एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक मोल की एनर्जी है तो एक एटम की कितनी होगी, तो उस मोल से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी हो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आ जाएगी पास है -1.312 इंटू 10⁻6, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उसका साइन चेंज कर दे तो आइनस एनर्जी बन जाती है, तो उल्टा भी बोल सकता हूँ ना, आइनस एनर्जी जो होती है उसका अगर साइन चेंज कर दूँ तो क्या बन जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूँ, आपको ये नहीं देखना, ये भी हमने एटम के हिसाब से निकाल दिया, इसको आप छोड़ो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है बच्चों, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी -1.312 इंटू 10⁻6 हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट की। अब आपको पूछा क्या है एनर्जी निकालनी है फर्स्ट टू सेकंड में जाएगा तब कितनी होगी, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तब है
कितनी होगी। तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, जेड स्क्वायर की डायरेक्टली होती है और एन स्क्वायर की क्या होती है, इनवर्सली होती है। तो नीचे एन स्क्वायर आएगा, जेड की वैल्यू तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो मैं इसको कितने से कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा बच्चों, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, 2। अभी जैसे करके आया था ना सेकंड के लिए, तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और वहाँ पे कितना था सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी एन इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना गया 9। तो जो आपकी एनर्जी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और जेड स्क्वायर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो जेड तो वैल्यू 1 रहने वाली है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास देख लो कौन सा आंसर आपके पास है, सूट कर रहा है। ठीक है, कर लोगे इस तरह से। फेलियर बोर थ्योरी या बोहर मॉडल ऑफ एटम फेल क्यों हुआ। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है जैसे नीचे आपके दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है ये केवल किसके लिए एक्सप्लेन कर पाया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में ये क्या हो गया, फेल हो गया बच्चों। जैसे मतलब हीलियम है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम उसके अंदर 23 इलेक्ट्रॉन है। उनका स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा उसको ये बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम जो थे उन्हीं के लिए एक्सप्लेन कर पाया। नेक्स्ट है ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट हैं, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, किस में कितने आएंगे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट प्रोवाइड द मैथमेटिकल सपोर्ट फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम बताया था बच्चों की, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 के। तो इसका जो मैथमेटिकल जो ये बताया उन्होंने, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर पाया, ये प्रूव नहीं कर पाया। कितना ही क्यों बोला उन्होंने, कैसे इन्होंने निकाला ये जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखें तो स्प्लिटिंग लाइंस होती है वो फर्दर टूट जाती है। जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी रखें तो भी टूट जाती है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो और तब जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती है स्प्लिट होती है, वो स्टार्क ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब भी आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फर्दर लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है, इसको हम जेमन इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज अगेंस्ट द डी ब्रोगली एंड हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो आगे पढ़ेंगे डी ब्रोगली क्या है और हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो उनके भी अगेंस्ट था, उनके जो स्टेटमेंट थी उनको भी ये फॉलो नहीं कर पाया। इसलिए कुल मिला के देखा जाए तो ये इसके लिमिटेशंस कह सकते हो, या फिर जो हमने हेडिंग बनाई रखी है फेलियर ऑफ बोहर थ्योरी आप बोल सकते हो। एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी आपको फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की आप जैसे डायग्राम में बनाओगे सभी की वैल्यू निकालोगे, और ग्राफ में आपको पता है इस तरह से वैल्यू इंडिकेट होती है। ऊपर यहाँ पे 0 है और ये वाली जो इस तरह से बनाई हुई है, केवल हमने माइनस की यूज़ करनी है। तो माइनस नेगेटिव तो हमें पास क्या होता है नीचे होता है, तो आप इनकी लाइन खींच सकते हो, टाइम के साथ आपके पास चेंज ही नहीं होनी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इनको हम देख लेते हैं। विच हैज़ द हाईएस्ट E/M रेशो, किसका E/M रेशो हाई होगा। तो चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा, तो जिसका E ज़्यादा होगा उसका E/M रेशो ज़्यादा होगा, और मास कम होगा उसका E/M रेशो ज़्यादा होगा। तो हीलियम और हाइड्रोजन तो पैसे कट हो जाएंगे क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। अब हीलियम पे 2 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हीलियम का मास बहुत ज़्यादा है, 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो मास सबसे कम हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का E/M रेशो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय। यानी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसके, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था बच्चों, -KZE² डिवाइड बाई क्या था, R। और K को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4πε0 ZE²/R। और लिथियम एटम की बात कर रहे हैं, तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 3।
तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3, तो इसका मतलब -3e² / 4πε0r किसका बच्चों, ये रहा डी में। कहाँ रहेगा हमारे पास है, डी में रहेगा। ठीक है, तो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और उनके बीच में रिलेशन भी कही थी ना, जो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी की 2 टाइम्स होती है, केवल साइन में काइनेटिक एनर्जी की चेंज होती है, तो वो आपको रिलेशन भी याद होना चाहिए, आप फॉर्मूले याद रखोगे तो आसानी से निकाल पाओगे। विच सेट ऑफ फिनोमिना शोन बाय द रेडिएशन प्रूव द ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, सिंटिलेशन नहीं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, ये दोनों ये प्रूव करते हैं कि आपकी जो लाइट है वो वेव नेचर की। इंटरफेरेंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ ये ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस है वो वेव नेचर को शो करता है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो ये जो आपका एक फिनोमिना का सेट ऐसा है जो दोनों नेचर शो कर रहा है, इंटरफेरेंस तो किसका कर रहा है, वेव का, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका कर रहा है, पार्टिकल का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। अब हम क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात करें तो क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जो आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो प्रॉपर टू डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जैसे मैं पीछे भी जब हमने एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जो सीडी है, अगर 1-1 फीट की सीडी बनी हुई है, अगर आपके पास 1-1 फीट की सीडी बनी हुई है और मैं कहता हूँ आप 2.5 फीट पे जाके खड़े हो जाइए, तो आप यहाँ से 1 फीट होंगे और यहाँ से आप 2 फीट होंगे और यहाँ पे आप 3 फीट आ जाओगे, पर 2.5 फीट पे खड़े नहीं हो सकते। जबकि अगर ये स्लोप पे बनाई जाती है तब मैं आपको कहता कि आपको 2.5 फीट पे जाके खड़ा होना है, तो आप हो सकते थे। तो वैसे ही कुछ वैल्यू आपके पास उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है जो आपको नहीं मिलती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन नेचर होता है और बेस्ड ऑन ओरिजिन होता है। बेस्ड ऑन नेचर में कंटिन्यूस और डिस्क्रीट होते हैं, इसका मतलब आपके पास लगातार कलर्स आते हैं, डिस्क्रीट में कुछ बीच में गैप आ जाता है। बेस्ड ऑन ओरिजिन की कैसे वो बने स्पेक्ट्रम, उस पर 2 प्रकार के होते हैं, एक एमिशन होता है, एक अब्जॉर्प्शन होता है। हमारे सिलेबस में यही स्पेक्ट्रा पढ़ना है बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो इनको हम देख लेते हैं। जब आप लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हो, जैसे व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाया, तो आपके पास ये 7 कलर्स में क्या होगी, स्प्लिट होगी, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रा। ये जो पैटर्न बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसका मतलब ये जो रेड लाइट है वो कम मुड़ी है और वॉयलेट लाइट है वो ज़्यादा मुड़ी है। ठीक है, इसका जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनका डेविएशन क्या होता है, कम होता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। जो डेविएशन है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रा है बच्चों। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता, जो एक सैंपल होता है, एक्साइटेड सैंपल होता है, उस एक्साइटेड सैंपल को एक सिंपल प्रिज्म पे इंसिडेंट कराया जाता है और स्पेक्ट्रा नोट कर लिया जाता है। जबकि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, बीच में यहाँ पे एक अब्जॉर्बिंग सैंपल लगा होता है, वो आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो एक सब्सटेंस हो सकता है, वो लाइट को पास करवाएगा उसमें से। तो जो लाइट जो आपका सब्सटेंस है वो क्या कर लेगा, किसी स्टेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे मान लो उन्होंने ग्रीन को कर लिया, तो ग्रीन आगे लाइट जाएगी नहीं, 7 कलर आई थी यहाँ तक सैंपल तक, तो पर सैंपल से आगे कितनी जा रही है, 6 ही जा रही है, तो उसको प्रिज्म पे आप इंसिडेंट कराओगे तो आपको 6 ही लाइट मिलेगी, पर ग्रीन की जगह पर आपको डार्क लाइन्स मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होगी तो अंधेरा होगा, इसलिए वो आपके पास डार्क दिखाई देगा। तो जो कलर वो ऑब्जर्व कर लेगा वहीं पे आपके पास डार्क पॉइंट आ जाएंगे, डार्क स्पॉट आ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, तो हम एक होता है एटॉमिक इमिशन। एटॉमिक इमिशन में क्या होता है कि एटम को एक्साइट करके वहाँ से जब लाइट जनरेट होती है उसका स्पेक्ट्रा बनाया जाता है। द लाइट इमिटेड बाई ए सैंपल ऑफ एक्साइटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी पास थ्रू ए प्रिज्म एंड separated into certain discrete wavelength. An emission spectrum which is photographic recording of the separated wavelength is called a line spectrum. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन की बात करें तो व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू एन एक्साइटेड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट and then through a slit and a prism, the transmitted light is lacking in intensity at the some wavelength as are the emitted in the emission spectra, तो कुछ यहाँ पे मिसिंग होगी। The recorded absorption spectrum is also a line spectrum and the photographic negative of the emission spectrum। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ये है जो बोहर मॉडल एटम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया था कि कहाँ कहाँ पे कलर आएगा, कौन कौन से नंबर्स आपको याद नहीं करने, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया वो देख लेते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि जो डेल्टा ई होता है वो E2 - E1 के बराबर होता है बच्चों।
और एच सी अपॉन में लेमडा के बराबर भी होता है, यानी जो डेल्टा ई होता है वो E2 माइनस E1 के बराबर होता है, और जो डेल्टा ई है वो आपका एच सी अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो हमने फर्स्ट के लिए मान लिया -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, सेकेंड के लिए मान लिया जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन टू का स्क्वायर। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, E2 की वैल्यू पुट कर देंगे और E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें आपका आसानी से सोल्व कर सकते हो। आपका रिजल्ट ये बन जाएगा। पहले तो 1/, वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर लिख सकते हैं। पीछे छोटी छोटी टर्म कराई थी, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, तो उसमें वेव नंबर भी आया हुआ है। न्यू बार इज इक्वल टू, ये जो टर्म आपके पास बनेगी 13.6 डिवाइड बाई एच सी, वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आती है 109677, या फिर जो यहाँ लिखी हुई है 1.09678 इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू होती है, जिसको हमने आर रख दिया। एन आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिट होगा, N2 आपका हायर एनर्जी ऑर्बिट होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है फर्स्ट से सेकंड में, तो आपके देख मान लो ये एनर्जी लेवल से मान लीजिए, तो ये फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड में, या हम कहें उसका उल्टा बोल दे, जैसे सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या हो सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है। तो आ तो कहाँ रहा है फर्स्ट में, तो N1 की वैल्यू कितनी रह जाएगी फर्स्ट रह जाएगी, N2 की वैल्यू कितनी हो सकती है 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, वो 4 हो सकती है। इस तरह से ये वेरी करता रहेगा। ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम में, since each frequency corresponding to a particular energy, the nature of this spectrum implies that the atom can only lose the energy in certain fixed amount। तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट के अंदर ही एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी एनर्जी ले सकते हो। जैसे अभी बताया क्वांटाइज्ड है, आप कोई एक नंबर के मल्टीपल में ही आपको एनर्जी मिलेगी। This leads to the conclusion that electron in hydrogen atom can only exist at a particular energy level within the atom, so energy is quantized। इसका मतलब आप जो चाहो वो एनर्जी नहीं मिल सकती, तो आपके मतलब वो एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि वो हर प्रकार की एनर्जी को लॉस है नहीं करेगा। जो फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने आइडेंटिफाई किया पैटर्न ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाज, वो था बाल्मर। कौन सा था, बाल्मर। विजिबल रीजन के लिए था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो लाइमन सीरीज की अगर बात करें तो आपके पास है, यह यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों, बहुत आसान है। लेमन सीरीज की बात करें तो N1 की वैल्यू 1 रहेगी, N2 की वैल्यू जैसे मैंने बताया नेक्स्ट आगे कुछ भी हो सकती है, जैसे वो सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है, वो थर्ड से आ सकता है, से फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है। उससे जो सीरीज को हम बोलेंगे वो सीरीज कौन सी होगी हमारे पास है, लेमन सीरीज होगी बच्चों। कौन सी सीरीज होगी, लेमन सीरीज। बाल्मर ये अल्ट्रावायलेट के अंदर आती है, हमें दिखाई नहीं देती। बाल्मर की बात करें तो बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी वो सेकंड ऑर्बिट तक ही आएंगे, पर कहीं से भी आ सकते हैं, वो थर्ड से भी आ सकते हैं, फोर्थ से भी आ सकते हैं, फिफ्थ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इसके लिए 3 4 रहेगा, ये विजिबल के लिए है। उसके बाद है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज के लिए N1 की जो मेरा फॉर्मूला ये था ना बच्चों, न्यू बार इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे लिखा था 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो N1 की वैल्यू N2, ये वैल्यू पुट करते रहोगे, आपको वेव नंबर या वेवलेंथ पता चलती जाएगी। पास्टन के बाद आता है ब्रेक्ट। ब्रेक्ट का मतलब N1 की वैल्यू 4 5 6, फिर आता है फंड। फंड के लिए N की वैल्यू 5 रहेगी और N2 की वैल्यू क्या रहेगी 6 7 रहेगी। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना, लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रेक्ट और फंड, और इनके लिए 1 2 3 4 5 लिख देना, आगे वैल्यू इससे बड़ी ही होगी N2 की। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सीरीज में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस सीरीज को याद करें बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू बच्चों।